हेलो फ्रेंड्स, तो क्राउन समान ज्ञान वीडियो सीरीज़ का यह 13वां होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसमें हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे। इसके पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। महापाषाणिक यानी मेगालिथिक पृष्ठभूमि। तो प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता यानी मेगालिथिक बिल्डर कहलाते थे। उनका पता उनकी कब्रों से चलता है जो महापाषाण कहलाती है। इन कब्रों को महापाषाण इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृदभांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली, जिसमें कला व लाल मृदभांड अधिक प्रचलित है। तो आपका इस तरह की चीज़ें वहाँ पे दफन में मिली है दक्षिणी भारत में। तो चलिए देखते हैं अब हम पल्लव वंश, एक एक वंश को देखेंगे दक्षिण भारतीय शासन के। देखिए, इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह जो है पल्लव आए थे। पल्लव का अर्थ क्या होता है? लता। ठीक है, पल्लव का अर्थ होता है लता। यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है जो लता की ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की। पल्लवों ने अपनी राजधानी, इंपॉर्टेंट है, पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह कांची, जो वर्तमान नाम इसका कांचीपुरम में है, वहाँ पे बनाई थी। चलिए देखिए प्रमुख पल्लव शासक। तो बपदेव, तो यह जो है पल्लव वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, बपदेव पल्लव वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु, इसे पहला महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि ये जो थे वैष्णव थे। किराता जोर्नियम तथा 10 कुमार चरित्रम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट देखिए महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, तो पल्लव वंश का उत्कर्ष महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन रोह के साथ शुरू हुआ। इसके शासनकाल में पल्लव तथा चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित किया। महेंद्र वर्मन वन ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। ठीक है, मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मन वन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वास्तुकला के क्षेत्र में उसने मंडप शैली को प्रारंभ किया। प्रारंभ में वह जैन मतानुयायी था, किंतु नयनार संत अपार से प्रभावित होकर उसने शैव धर्म को अपनाया था। अगला देखिए नरसिंह वर्मन वन। तो यह महान पल्लव शासक था जिसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बादामी पर अधिकार कर लिया। अतः उसने जो है बातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की थी? नरसिंह वर्मन वन ने, और उसके बाद उसने उपाधि हासिल किया था बातापी कोंडा। उसने जो है मामल्लपुरम नगर बसाया था। हिंसांग ने इसी के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और कांची की जब यात्रा किया था तो वहाँ के शासक था नरसिंह वर्मन वन। नेक्स्ट देखिए नरसिंह वर्मन टू। इसका शासनकाल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों का निर्माण का शासनकाल था। दंडिन नामक विद्वान इन्हीं के दरबार में रहता था। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट देखिए नंदी वर्मन टू। तो यह जो है वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से शादी की थी। अगला देखिए अपराजित। तो यह जो है पल्लवों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। चोल शासक आदित्य चोल ने अपराजित पल्लव पर आक्रमण कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब देखेंगे हम आपका दक्षिण भारतीय इतिहास में कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में जो पल्लवों का योगदान है उसके बारे में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये द्रविड़ शैली। तो पल्लवों के नेतृत्व में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास जो है 4 चरणों में हुआ था। पहला है महेंद्र शैली। तो उदाहरण देखिए शिलाकृति मकोंडा मंदिर एवं उंडावली का अंतेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ शैली के अंदर ही महेंद्र शैली में निर्मित किया हुआ है। दूसरा है नरसिंह शैली। ठीक है, तो इसमें रथ या एक शिलाखंडीय है जो मल्लमपुरम में पाए जाते हैं। ये सप्त पैगोडा के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में जो है 8 है। धर्मराज, अर्जुन, भीम, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी एवं
वालायन कुटीय। तीसरा देखिए राजसिंह शैली, तो इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन टू ने किया था। उदाहरण कौन कौन सा है, तो महाबलीपुरम का तट, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर एवं एरावतेश्वर मंदिर, ये सभी के सभी जो है राजसिंह शैली के तहत निर्माण किए गए हैं। चौथा देखिए तो वह है नंदी बर्मन शैली। तो नंदी बर्मन टू ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर तथा मंगतेश्वर मंदिर, ओरगांडम या वाडमालेश्वर मंदिर एवं गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये सभी के सभी नंदी बर्मन शैली यानी नंदी बर्मन टू के द्वारा किया गया। देखिए संगम साहित्य इम्पॉर्टेंट है ये। तो तमिल कवियों का एक संगम मदुरै में राजकीय संरक्षण में फला फूला। इसमें 9,990 वर्षों में लंबे अंतराल पर 3 संगम आयोजित हुए, जिनमें 8,598 कवियों ने भाग लिया था। इसके प्रमुख संरक्षण जो थे 197 पांड्य राजा थे। तो जो संगम साहित्य है बेसिकली तमिल कवियों का, ठीक है। देखिए प्रमुख तमिल साहित्य कौन कौन थे, तो संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ तोलकापियम पूछता है ये, एगुतोकई 8 काव्य संग्रह है ये, पाटुपत्तु 10 ग्राम काव्य, पादी नेकाग किलक नक्कू, यह जो है 18 लघु काव्य और 3 महाकाव्य आते हैं तमिल साहित्यों में। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है ये, तो तोलकापियम इसकी रचना जो है तोलकापियर ने की थी और यह जो है तमिल व्याकरण है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए महाकाव्य, शिल्प पादिकारम रत्न जड़ित नूपुर, इसका लेखक जो है इलंगो था जो कि चोल शासक करिकाल का पौत्र था। दूसरा देखिए मणिमेकले, तो इसके रचनाकार जो है कवि सतनार थे। शिव सिंदामणि, तो यह तिरुतवकेश्वर देवर इसका लेखक था। देखिए संगम साहित्य के क्रम, स्थान और अध्यक्ष, तो प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, अगस्त ऋषि इसके अध्यक्ष थे। दूसरा हुआ था कपाटपुरम या अलवै में, अगस्त ऋषि और तोलकापियर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय संगम हुआ था उत्तरी मदुरई में और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे नक्कीरर जो एक महाकवि थे। नेक्स्ट वंश देखिए चालुक्य वंश, ठीक है। बातापी या बातापी के चालुक्य, तो जय सिंह बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। जय सिंह कादम्बों के अधीन शासक था। नेक्स्ट देखिए पुलकेशिन प्रथम, तो बादामी के चालुक्यों का उत्कर्ष पुलकेशिन वन के समय में हुआ। उसने बीजापुर के निकट बातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। कीर्तिवर्मन वन है, तो इसने कादम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला देखिए पुलकेशिन द्वितीय, तो यह इस वंश का जो है महान शासक था जिसने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोका। उसने जैन मातानुआई रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया जिसकी भाषा जो है संस्कृत एवं लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। अगला देखिए कीर्तिवर्मन टू, तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वह कीर्तिवर्मन टू था जिसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने पराजित कर अपनी सत्ता स्थापित कर दी थी। अगला देखिए चालुक्यों का योगदान क्या क्या रहा, तो चालुक्यों ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या बेसर शैली, द्रविड़ तथा नागर शैली का एक मिश्रण है, उसका विकास किया था। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता था। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं जिसमें 4 दर्शनीय हैं। कौन कौन, लटखान मंदिर, हसीम मल्लीगुडी मंदिर, दुर्गा मंदिर और मोगुती का जैन मंदिर। बादामी का मेगागिति शिवालय, ये सभी के सभी जो है प्रमुख निर्माण है इस पीरियड के। नेक्स्ट देखिए पट्टदकल, तो इसके तहत आता है पापानाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर। तो इसको जो है विक्रमादित्य टू ने दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। विक्रमादित्य की जो सेकंड वाइफ थी उसके द्वारा त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट देखिए वेंगी के चालुक्य, तो पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया जिसने वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक हुए थे विजयादित्य, विष्णुवर्धन 4, विजयादित्य 2, विजयादित्य 3 और गुणन भीम 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कल्याणी के चालुक्य, तो ये सभी के सभी चालुक्य के पार्ट ही थे।
देखिए तो इस वंश की स्थापना तैलब टू के द्वारा किया गया। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क टू को मार करके इस वंश की स्थापना की थी। तैलब टू की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ थी। सोमेश्वर टू अपनी राजधानी मान्यखेड़ से कल्याणी ले गया। अगला देखिए विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य क्या विक्रमादित्य 6 है। तो इस वंश का एक महान शासक था वह विक्रमादेव चरित्र के लेखक विल्हन तथा मितछारा के लेखक विज्ञानेश्वर। ये पूछता है मितछारा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। तो उनको जो है उसका प्रश्रय मिला हुआ था। नेक्स्ट देखिए सोमेश्वर 3। तो इसके काल में चालुक्य राज्य जो है बिखरने लगा। इसने अभिलाषी तर्प चिंतामणि की रचना की, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।